जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो सी टेट पर पड़ेगी भारी। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी को 1 शॉट में क्लियर करेंगे, खत्म करेंगे। तो क्लास 1 में हम ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पूरी हिंदी पेडागोजी के निचोड़ की बात करेगा। तो चलिए, सुपर फास्ट क्विक रिवीजन एग्जाम के पहले कंसंट्रेशन कतई नहीं भंग करना है। सारे चैप्टर का निचोड़, सारे लॉजिक आपको आज इस वीडियो में हम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह क्या कहलाती है। जो भाषा स्वाभाविक रूप से अगर सीखी जाएगी तो देव भाषा, राष्ट्रभाषा और उपभाषा कतई नहीं हो सकते। वहां पर दोस्तों आंसर डी जाएगा। हमें पता है कि स्वाभाविक का मतलब होता है जो बच्चा खुद से यानी अपने आप से सीखता है, वो मातृभाषा हो सकती है, मदर लैंग्वेज हो जाती है। आंसर डी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष के अंतर्गत आते हैं या भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है। ये बोलना और लिखना, मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति बोलता है, जब भी कोई व्यक्ति लिखकर अपनी चीजों को प्रदर्शित करता है पत्र के माध्यम से, किताबी भाषा में, तो हम कहेंगे बोलोगे तो मतलब बातचीत होगी, और बातचीत को कहा जाता है अभिव्यक्ति। आप लिखोगे तो लिखोगे तो भैया जो पढ़ेगा तो वो भी एक बातचीत है, लिखना भी एक बातचीत है, बोलना भी एक बातचीत है। तो इससे क्या होता है, अभिव्यक्ति पक्ष है, यानी हमारी और आपके बीच में जो अभिव्यक्ति है ना, ये दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। शिशु की प्रथम भाषा क्या है। दोस्तों, शिशु की प्रथम भाषा क्या हो सकती है। अंग्रेजी मातृभाषा, या फिर हम हिंदी की बात करें, राष्ट्रभाषा की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं शिशु की जो प्रथम भाषा होगी वो मातृभाषा यानी ऑप्शन नंबर बी ही होगी, जो घर में वो सीखता है ना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर, भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या है। दोस्तों, यदि आप पहली बार हैं और चाहते हैं कि आप एक शिक्षक और शिक्षिका बने, तो हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलियंस बच्चों के परिवारों को यहाँ पर नौकरी मिली है और अगले परिवार आप होंगे, अगला नंबर आप होगा। आपके भी माता पिता का वही सपना होगा जो पहले वाले बच्चों का था, जो हमारा है। याद रखिए, हमारा सपना जरूर आप सच कीजिएगा, ये मेरा बहुत दिली इच्छा है। 4 नंबर देखिएगा, भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, बोध जो है पूर्वक श्रवण, यानी ऑप्शन सी चला जाएगा। बोध पूर्वक श्रवण का मतलब होता है कि सुनना का मतलब क्या होता है कि जब आप श्रवण कर रहे हो लेकिन ठीक तरीके से कर रहे हो, इसीलिए कहा गया कि बोधपूर्वक श्रवण करना। 5 नंबर देखिए, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा कौन सी क्रिया करनी पड़ती है, जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। अच्छा, आप ये बताइए, आप सबसे ज्यादा क्या करते हैं। सुनते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, बोलते हो, बताओ क्या करते हो। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा जो क्रिया करनी पड़ती है वो सुनने की करनी पड़ती है। आप एक समय बोल नहीं रहे होते हो, आप एक समय चुप रहते हो, लेकिन कोई दूसरा बोल रहा होता है तो आप सुन रहे होते हो। आप बाइक से जा रहे होते हो, फिर भी आवाज कानों में जा रही होती है। आप कहीं जा रहे होते हो, बैठे हो, सुन रहे होते हो। इसलिए पूरे ओवरऑल हम जीवन की बात करें तो वो सुनने में सबसे नंबर 1 वाला ऑप्शन जाएगा। बाल विकास का प्रधान साधन कौन सा है। ऑप्शन ए अंग्रेजी की शिक्षा, ऑप्शन बी मातृभाषा की शिक्षा, ऑप्शन सी विद्यालय की शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर का जो आंसर जाएगा मातृभाषा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी लॉक हो जाएगा। बालक के संवेग स्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है। देखिए, बच्चों के जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, उनका मातृभाषा से जो संबंध होता है वो घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ का मतलब ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। बहुत ज्यादा घनिष्ठ का मतलब होता है बहुत ज्यादा समीपस्थ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। खेल क्षमता पर निर्भर करता है, भाषा क्षमता पर निर्भर करता है, सी है अध्ययन क्षमता पर, और लास्ट डी है इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर का जो आंसर जाएगा वो भाषा क्षमता हो जाएगा। भाषा क्षमता यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। भाई, इसी तरीके से बच्चा एक एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रदर्शित कर देगा। जो कुछ भी सीखेगा इसी के आधार पर सीखेगा, जो कुछ बोलेगा, जो कुछ अपनी क्रिया को करेगा इसी के आधार पर करेगा। 9 नंबर, वर्णमाला है, वर्णों का समूह है, वाक्यों का समूह है, शब्दों का समूह है, या फिर इनमें से सभी।
तो वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला वर्णों का समूह है। वो भी कैसे वर्णमाला वर्णों का समूह है? व्यवस्थित ढंग का है। क्या? व्यवस्थित तरीके की अगर मैं बात करूं तो व्यवस्थित जो है ढंग का वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। और इसमें कुल टोटल वर्ड होते हैं 52 वर्ड होते हैं, जिसमें स्वर होते हैं आपके 11 और 33 होते हैं क्या? व्यंजन होते हैं। ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। शब्द भंडार घोतक है। पैडागोजी का सबसे शानदार प्रश्न है कि शब्द भंडार घोतक है। अब यहां पर दिमाग लगाओ कि सर क्वेश्चन तो बड़ा कठिन है। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? भाषा विकास। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा। हिंदी पैडागोजी करते समय इस ऑप्शन को जरूर पॉजिटिव में लीजिएगा, पॉजिटिव में लीजिएगा। ऐसा कुछ भी ना समझ में आए तो भाषा विकास वाला ऑप्शन जरूर आप चुनिए। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है? बताइए, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है? आपको कमेंट करनी है, जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सा जवाब आपके सामने है। 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि जब भी आपसे पूछा जाए मौखिक भाषा की अंतिम इकाई और जब पूछा जाए लिखित भाषा की अंतिम इकाई। लिखित और मौखिक में फर्क है। लिखित में अगर पूछा जाए तो दोस्तों वहां पर वर्ण हो जाएगा और मौखिक में अगर पूछा जाए तो वहां पर ध्वनि हो जाएगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट में उलझ जाते हो आप सब, गलती नहीं करना है। मौखिक पूछेंगे तो ध्वनि मारेंगे और लिखित पूछेंगे तो वर्ण मारेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी की उपभाषा है? जवाब दीजिएगा। हिंदी की उपभाषा आपको बतानी है। 12 नंबर का आंसर क्या होगा? बताइए, जवाब दीजिएगा। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ऐसे तमाम हिंदियों को जिक्र में लाया गया है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। तो हिंदी को कई उपभाषाओं में विभाजित किया गया है। उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती हैं? तो बताइए दोस्तों यहां पर क्या आंसर होगा? जवाब दीजिएगा। तो उपभाषा देखिए, उपभाषा में एक राजस्थानी की अगर मैं बात कर लूं, बिहारी, पूर्वी, राजस्थानी, कन्नौजी, गढ़वाली, कुमायूं, ये क्षेत्र क्या है? ये मैं जो क्षेत्र आपको बता रहा हूं ये उपभाषा से नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र तो है ना, वहां की क्षेत्रीय भाषा से तो आते हैं। तो ये अनेक प्रकार की, कहते नहीं कि आप कदम कदम पे अगर आप चलेंगे तो भाषाओं में परिवर्तन देखा जाता है। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जब आप रचना की दृष्टि से बात करते हो तो हमने ये कहा कि रचोगे तो कैसे? लिखोगे, और लिखोगे तो लिखने की जो इकाई होती है वो वर्ण होती है। आंसर ए लॉक हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, लिपि क्या है? वर्णों की व्यवस्था लिपि है, वाक्यों की व्यवस्था लिपि है, शब्दों की व्यवस्था लिपि है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 15 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो हम कहेंगे वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। 15 नंबर का आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 16 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। भाषा का ग्रहण पक्ष कौन सा होगा? सुनना, पढ़ना, सुनना एवं पढ़ना या लिखना? 16 नंबर का जब हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो 16 नंबर का जो आंसर होगा ग्रहण पक्ष। ग्रहण का मतलब होता है कि आप क्या ले रहे हो, और लेने में देखिए लिखोगे तो नहीं मिलेगा, पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा, या ए होगा या सी होगा। हाँ भैया, ग्रहण का मतलब होता है किसी के वचनों को आप ग्रहण कर रहे हो, सुनना ही तो ग्रहण कहलाता है। सुनना एवं पढ़ना ये यहां से गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये सी गलत हो गया। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन किसका है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। आंसर क्या हो सकता है? ये केवल आप ही जैसे बच्चे बता पाएंगे। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चंस की तरफ आप बढ़ेंगे। क्या है? क्वेश्चंस की आप बढ़ेंगे कि मनुष्य के जो है मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना जो है यहां पर माँ का दूध जो है आपका हो जाएगा। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए लगा रहा है, क्या लगा रहा है? महात्मा गांधी लगा रहा है, तो वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लॉक कीजिएगा। 18 आपसे कुछ कह रहा है, आपको जवाब देना है। आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है नवजात शिशु की भाषा किस रूप में आती है? नवजात शिशु की जो भाषा है वो किस रूप में आती है? तो मैं कहता हूं कि वो क्या आती है? क्या रुदन में आती है? क्रंदन, कदन लिखा है, कोई बात नहीं, क्रंदन हो जाएगा। क्या क्रंदन में आती है, या फिर बलबलाने में आती है, या फिर कुइंग में आती है? तो क्रंदन माना गया है, रुदन माना गया है, बलबलाना माना गया है, कुइंग माना गया है, जिसमें सबसे बढ़िया आंसर 18 का ए हो जाएगा, क्योंकि नवजात शिशु रोके ही अपना जो है कार्य करता है। जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो हाँ ठीक है।
देखिए दोस्तों, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाव अनुभाव को ग्रहण करना। भाव अनुभाव को अगर ग्रहण कर रहे हो तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य या फिर ऑल एबव। तो मैं कह सकता हूं तीनों ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव वे में आप लोगे तो आंसर हमारा डी चला जाएगा। प्रत्येक भाषा में बाणी ध्वनियां होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं जरा कमेंट कीजिएगा, बताइए कितने प्रकार की होती हैं। बाणी ध्वनियां होती हैं, आपको लॉक करना है तो मैं ये कह सकता हूं दो प्रकार की होती हैं, या तो एक आपकी लिखित होगी या तो आप एक कैसी होगी, एक मौखिक हो जाएगी। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए आ भी गया क्वेश्चन नंबर 22 कि लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग करना निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग करना ये बाणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि बाणी ही तो बताती हैं कि वो किस तरीके से बोल रहा, किस तरीके से लिख रहा है। शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि क्रंदन जो होता है, नवजात शिशु की बात नहीं हो रही, क्रंदन जो होता है वो बहुत ज्यादा, एक तो रोना, बिलाप करना, ललकारना, जिसको क्राइंग कहा जाता है उसको क्रंदन कहा जाता है। तो क्रंदन जो स्टार्ट होता है जन्म के 6 सप्ताह बाद उसको क्रंदन बोला जाता है, जो रोने से बिल्कुल अलग होता है, यानी रुदन से बिल्कुल अलग होता है जन्म से 6 सप्ताह बाद। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है अधिगम, शिक्षण, स्मरण, विस्मरण। विस्मरण वो कहा जाता है जो भूल जाते हो, स्मरण वो कहा जाता है जो याद रखते हो, शिक्षण वो कहा जाता है जो आप एजुकेटेड हैं और अगर आपको पता होगा कि आप जब पढ़ा रहे होते हैं क्लासरूम में तो वो एक शिक्षण है। अधिगम वो होता है जो आप सीख रहे होते हो। तो यही दोस्तों एक क्या सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है पाठन क्रिया द्वारा, लेखन क्रिया द्वारा, भाषा द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे तो आंसर क्या हो जाएगा, भाषा के द्वारा ही होगा। मैंने आपसे बोला कि हिंदी पेडागोजी करते समय भाषा वाले ऑप्शन पर बहुत ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सकें। किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा, अधिगम शिक्षण प्रणाली के द्वारा या फिर ऑल एबव। 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अधिगम शिक्षण प्रणाली के द्वारा होगा, क्योंकि अधिगम का मतलब होता है सीखना और उसी के द्वारा, उसी प्रणाली के द्वारा ये बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति समझ सकें। सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया। सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कौन है, थॉर्नडाइक है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने जो दिया है नियम उसका नाम है क्रिया, उसका नाम है क्या, मैं बताता हूं आपको। यहां पर मुझे लिखना था क्रिया प्रसूत, ठीक है बेटा, और यहां पर मुझे लिखना था शास्त्रीय अनुबंधन, जिसको क्लासिकल थ्योरी कहा गया, शास्त्रीय अनुबंधन। और यहां पर एक पुस्तक आती है आउटलाइन साइकोलॉजी, और इन्होंने दी हैं अभिव्यक्तियां दी हैं, इन्होंने संवेग के बारे में बताया है, मूल प्रवृत्तियां दी हैं। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, त्रुटि सिद्धांत दिया है। मैं आपको ये भी बता, नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। 28 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो चला जाएगा नवीन अनुबंधन। अनुबंधन की जब भी बात होगी तो अनुबंधन उसे कहा जाता है जो कहीं ना कहीं दो सामंजस्य चीजों में एक सामंजस्य बनाता है, दो चीजों में एक अटूट संबंध बनाता है। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया। अब अनुकरण का मतलब होता है कि किसी चीज को देखकर आप सीख रहे हो। अनुकरण का सिद्धांत दिया है हिलगार्ड महोदय ने दिया है, आंसर सी हो जाएगा। सीखने से परिवर्तन होता है व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्ति की प्रेरणा में या फिर ऑल एबव। सीखने से परिवर्तन जो होता है दोस्तों वो 30 नंबर का आंसर होगा, व्यक्ति के व्यवहार में हो जाएगा, और व्यक्ति के व्यवहार में आंसर ए हमारा लॉक हो जाएगा। कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जाती है, बताइएगा दोस्तों, बताइए। मौखिक कार्य का मतलब होता है जो बच्चा मुंह से बोला गया कार्य करता है, बताइए, सिंपल सी बात है। लिखित कार्य, श्रवण कार्य क्या है। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों आसानी से आप क्वेश्चन को अगर तोड़ लेते हो तो क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने देगा, खुद ही नहीं गलत होने देना, ठीक है ना। 31 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या चला जाएगा, उपयुक्त सभी के साथ चला जाएगा। क्यों, बालकों को अक्षर का बोध कराना, यही तो है, सही बात। विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध, बिल्कुल सही। बालकों को बालाघात से
बालाघात समझ रहे हो ना, जो ऊपर स्वरागम होता है, जो उतार चढ़ाव आते हैं, बोलते समय जो चीज़ें होती हैं उनसे बचने की बात करी जाती है, उनको सही शुद्ध उच्चारण करना पड़ता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियमों का प्रतिपादन किया है। अब आप बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि ये थॉर्नडाइक, स्किनर भी इसमें आ गया, हिलगार्ड भी आ गया। हिंदी पेडागोजी में पेडागोजी सेक्शन में ये सब आ जाता है, चाहे वो ईवीएस पेडागोजी हो। दिमाग में आज बैठा लेना कि थॉर्नडाइक नाम सुनते कभी सीडीपी दिमाग में मत लाना, क्योंकि थॉर्नडाइक ने ऐसे ऐसे सिद्धांतों को दिया है जिसमें यह बताया है कि किसी भी विषय को आप पढ़ रहे हैं तो थॉर्नडाइक का नियम उस विषय में कैसे काम करेगा। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम को बताया, तो 2 नियम को दिया है। एक मुख्य नियम आता है और एक गौड़ नियम आता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा। सीखने के कितने नियम दिए हैं, तो 2 ही नियम दिए हैं। अगर पूछ लेता कितने मुख्य नियम दिए हैं, तो 3 नियम दिए हैं। क्लियर है। तो यहां पर एक आता है मुख्य नियम और एक आता है गौड़ नियम। गौड़ में पूछे तो 5 नियम और मुख्य में पूछे तो 3 नियम। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है। सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है। 33 नंबर का आंसर क्या होगा। अनुकरण विधि को अपनाता है, इसलिए आंसर हमारा ए चला जाएगा। बहुत बढ़िया। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व कौन से हैं। प्रेरणा, अभ्यास, परिपक्वता। शायद ये क्वेश्चन हमने अभी कराया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आंसर डी हो जाएगा। बताइए बताइए बताइए। 36 नंबर, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है, तो ये गेट्स एवं अन्य ने कहा, ये तो सीडीपी में भी आपने पढ़ा है। भाषा किसका साधन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप ये क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हो, 37 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। हिंदी पेडागोजी का जबरदस्त। तो भाषा किसका साधन है, भाव अभिव्यक्ति का है। भाव अभिव्यक्ति का मतलब क्या समझते हो। भाव अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि भाव के द्वारा आप किस तरीके से अभिव्यक्ति कर रहे हो। वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके वो क्या कहलाता है, शब्द, वर्ण, पठन, पाठन। तो वो मूल ध्वनि जो है वो वर्ण ही कहलाएगा, क्योंकि वर्ण जैसे आप आ है तो इसके जो है खंड आप नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूं कि वर्ण के आप खंड नहीं कर सकते, या खंड हो भी जाएं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है, दूसरों की बात सुनकर समझ सकें, पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकें, बोलकर अपनी बात कह सकें, या फिर ऑल एबव। 39 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्त वो जाएगा ऑल एबव के साथ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये हिंदी पेडागोजी का जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है, यह कथन दोस्तों आपका स्किनर महोदय का है, यानी ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की विशेषता है परिवर्तनशीलता, सार्वभौमिकता, समायोजनशीलता, या फिर ऑल एबव। तो 41 नंबर का जो आंसर चला जाएगा वो किसके साथ, ये ऑल एबव के साथ जाएगा, क्योंकि ऊपर के 3 ऑप्शन अगर पॉजिटिव है तो ये सही हो जाएगा। क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है। क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण का मतलब है कि जो क्रिया करके, आप बताइए किसमें क्रिया हो रही है। हिसाब लगाना सीखना, पढ़ना सीखना, साइकिल चलाना। तो साइकिल चलाओगे तो ज़्यादा क्रिया होगी, ज़्यादा पैर चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, किसके द्वारा अग्रेषित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, पाउले फ्राइरे, सुकरात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों पाउले फ्राइरे के साथ जाएगा। स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती जब वर्ड आ जाए तो पाउले फ्राइरे हो जाएगा। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है। तो संज्ञानात्मक शिक्षण में सबसे ज्यादा जो प्रधानता होती है वो मानसिक प्रधानता होती है। आंसर हमारा सी चला जाएगा। भावों एवं संवेगों की भाषा है, जवाब दीजिएगा। तो भाव एवं संवेग जब जुड़ते हैं तो दोस्तों भाव का मतलब देखिए, रचना की बात करी जाए तो रचना के आधार पर, भाव की बात की जाए तो भाव के आधार पर। तो भाव की बात करी गई है तो भावात्मक से जुड़ेगा, है ना, क्रिया के द्वारा क्रिया। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनको लिखने से कोई अर्थ स्पष्ट ना हो, जिनको पढ़ने से कोई अर्थ स्पष्ट ना हो, जिनको लिखने पढ़ने सुनने से कोई अर्थ स्पष्ट ना हो। बताइए। अरे भाई, शब्द की बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है सार्थक, एक होता है सार्थक दोस्त, और एक होता है निरर्थक होता है। ध्यान दीजिएगा, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। सार्थक का मतलब होता है जिसको अर्थ जो है स्पष्ट किया जा सके, और जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जिनको लिखने पढ़ने सुनने से कोई अर्थ ही प्रकट ना हो। तो इसमें अगर इसमें देखोगे लेकिन उससे भी बेस्ट अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता है, बताइए कौन सा नहीं आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 47 नंबर में स्वतंत्रता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बताइए, लॉक किया जाए। आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा डी आंसर होगा, सी होगा, बी होगा, ए होगा। लॉक किया जाए, बताइए।
सारे होते हैं, लेकिन आंसर डी हमारा लॉक हो जाएगा। 48 ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? विभेदीकरण की बात की गई है, जवाब दीजिएगा। तो विभेदीकरण के लिए आप देखिएगा, सुनना जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्वनियों को आप किस तरीके से ध्वनियों में अंतर करोगे, तो सुनकर ही अंतर करोगे, आंसर ए हो जाएगा। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय, स्व अध्याय का मतलब होता है स्व अध्याय, खुद से पढ़ना, प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या करता है, परंतु लग जाए तो मतलब आगे वाला निगेटिव हो जाएगा। विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है, क्या आगे वाला निगेटिव होगा? बताइए बताइए, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? चलो, गृह कार्य छात्रों को स्व अध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ तर्क एवं विचार शक्ति को उत्पन्न करता है, क्या होगा आंसर? जवाब देना है। घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है। विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है, लॉक किया जाए। आंसर क्या हो सकता है? थकान उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। हाँ, अंतिम प्रश्न आपका आने वाला है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, गृह कार्य छात्रों को स्व अध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु जो है इसके साथ साथ विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है। बिल्कुल सही बात है। यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ जाएगा। हमें पॉजिटिव के साथ लगाना था। वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? बताइए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर का आंसर आप ही दीजिएगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय पूर्वक देखा होगा। बहुत ही एकदम से मजे और मस्ती में इस वीडियो को ख़त्म किया होगा, और कहीं ना कहीं इस वीडियो से 4 चांद लगेंगे। और आपको मैं बता दूं, नीचे आप चाहोगे तो 2 घंटे में सब कुछ खत्म कर दोगे। सारी लिंक नीचे दी गई हैं, पूरा उड़ा दीजिएगा। एग्जाम फतेह करना है तो उखाड़ दीजिएगा दोस्तों, फतेह कर दीजिएगा। धीरज द्विवेदी गुरुजी वर्ल्ड आपका हमेशा जय जयकार करेगा कि अगर एक सिलेक्शन घर में आता है तो बच्चे और उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, कोई भी हो, कहीं ना कहीं सब खुश ही होंगे। भले ही आज सब नाराज हों, सब खुश होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।